हाँ बच्चों आगे चालू करते हैं। देखो टाइम और सप्लाई के अंदर जो अपना चैप्टर चल रहा है उसमें 4 टॉपिक में अपने पढ़ लिए। ठीक है, अगर सप्लायर लायबल हो तो, रिसीवर लायबल हो तो, सप्लायर में गुड्स के केस में, सर्विस के केस में, और फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा, सर्विस के केस में भी सप्लायर और रिसीवर लायबल हो तो क्या क्या होगा। तो बच्चों 4 पॉइंट हो गए। अब 4 पॉइंट इस चैप्टर के अंदर और बाकी है। ये चैप्टर 2 पार्ट में है, ये सिर्फ पहला पार्ट चल रहा है बच्चों। अब इस पहले पार्ट के अंदर नॉर्मल केस में तो समझ में आ गया सर कि गुड्स के केस में सप्लायर लायबल हो तो 3 में से व्हिचएवर इज अर्लिएस्ट, अगर रिसीवर लायबल हो तो भी 3 में से अर्लियर, और सर्विस के केस में 2 तारीखों में से व्हिचएवर इज अर्लिएस्ट है। अब कुछ अपन स्पेशल केस पढ़ने जा रहे हैं। स्पेशल केस मतलब जहां थोड़ा सा हटके पॉइंट अपन को ध्यान रखना पड़ेगा एक नॉर्मल के अलावा। नॉर्मल तो अपन ने पढ़ लिया कि ये तारीखों में से व्हिचएवर इज अर्लियर लेते हैं। अब सुनो मेरी बात, सामने ध्यान देना सब लोग। फर्स्ट पॉइंट है स्पेशल पॉइंट इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस का मीनिंग क्या होता है वो अभी मैं बता रहा हूं, और थ्योरी आपके नोट्स में लिखी हुई है। ठीक है, तो मेरी बात सुनो। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस में बच्चों प्रॉब्लम आ रही थी। पहले वजह सुनो, प्रॉब्लम क्या आ रही थी जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये 5th पॉइंट आप लोगों के ऊपर एक तरह से थोप दिया। कह लो तो मेरी बात सुनो। देखो गवर्नमेंट ने क्या बोला सर्विस के केस में कि जैसे ही काम खत्म हुआ उस काम खत्म होते के साथ 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू कर देना। पढ़ाया था ना, ठीक है, 30 दिन में इनवॉइस इशू कर देना। फिर 30 दिन में इनवॉइस इशू किया तो इनवॉइस और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। अब ये गवर्नमेंट का खुद का बनाया हुआ कानून गवर्नमेंट को खुद को एक जगह दुख दे रहा था। मतलब गवर्नमेंट वेट करती है सर्विस में कि पहले सप्लायर को सर्विस तो पूरी कर लेने दो, आ जाएगा टैक्स, जल्दी किस बात की। लेकिन एक केस गवर्नमेंट के सामने ऐसा आया जब गवर्नमेंट ने कहा अरे पैसे आते जा रहे हैं, टैक्स तो आ ही नहीं रहा। तो ऐसा कहां हुआ? ये हुआ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस में। इसका मतलब क्या होता है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस का? फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने किसी को ब्रिज बनाने को बोला कि ये सड़क है, यहाँ पर आपको 2 किलोमीटर लंबा ब्रिज बनाना है। अब वो ब्रिज बनाना है तो ब्रिज में तो लगेंगे 3 साल। अब 3 साल लगेंगे तो सर्विस कंप्लीट तो 3 साल में बात होगी। तो इनवॉइस इशू वो तो करेगा ही नहीं कि आपने कानून नहीं तो बनाया है, आपका ही तो कानून है कि सर्विस कंप्लीट जब तक नहीं होती तब तक इनवॉइस इशू नहीं करना। तो मैं तो नहीं कर रहा, समझ में आया? तो गवर्नमेंट ने कहा यार तो फंस गए। हमारी कोचिंग में मान लो हम लोगों को कोर्स होता है 8 महीने का, 10 महीने का, तो गवर्नमेंट कहती है अब 10 महीने तक मतलब पैसे ही नहीं आएंगे और सामने वाला तो कमा रहा है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप जो सर्विस सामने वाले को दे रहे हो वो सर्विस 3 महीने से ज्यादा है तो उस केस में उस सर्विस की ड्यूरेशन 3 मंथ से ज्यादा है तो उसको कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। मेरी बात समझ में आई? कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस मतलब वेयर द ड्यूरेशन ऑफ सर्विस इज मोर देन 3 मंथ्स देन इट इज ट्रीटेड एज कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब क्या करना है इसमें? गवर्नमेंट कहती है अब मेन बात है इनवॉइस इशू। देखो बच्चों मेन बात है इनवॉइस। अगर पेमेंट पहले आ गया तो दुनिया गई भाड़ में, पेमेंट डेट ही होती है। लेकिन लोग चालाकी करते हैं, पेमेंट शो ही नहीं करते। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा इनवॉइस की एक डेट फिक्स कर लो कि इस तारीख तक तो इनवॉइस इशू हो ही जाना चाहिए, है ना? पेमेंट भले ही फिर नहीं आए, आपका टैक्स तो ड्यू हो ही गया। तो अब मेरी बात समझो, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस में गवर्नमेंट ने बोला अगर आपकी सर्विस की ड्यूरेशन 3 महीने से ज्यादा है तो आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। अब बात आती है कब तक इशू करना पड़ेगा? पहले की तरह कंप्लीशन ऑफ सर्विस के 30 दिन नहीं है, यहाँ क्या है 3 बातें होगी। जैसे आपके और मेरे कोर्स के बारे में ले लो, मान लो अपना कोर्स है 6 महीने का, ठीक है, लग ही जाते हैं। तो 6 महीने में मैं मेरा कोर्स कराऊंगा तो मेरा ट्यूशन पढ़ाना क्या है? कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। अब इसमें 3 बातें हैं, आपके और मेरे बीच में क्या डिसाइड हुआ होगा? क्या डिसाइड होगा? या तो मैंने आप लोगों को बोला होगा कि बच्चों आपकी फीस फॉर एग्जांपल 12,000 है, हर महीने के एंड होते होते 2-2 हज़ार देते रहना। तो आपके और मेरे बीच में एक पेमेंट डेट फिक्स हो रखी है कि मंथ एंड हुआ नहीं 2,000 देने। या तो पेमेंट डेट स्पेसिफाइड है अपन लोगों के बीच में, या फिर मैंने आप लोगों को बोल रखा है डायरेक्ट टैक्स खत्म होते ही इतनी फीस, इनडायरेक्ट खत्म होते ही इतनी फीस। तो अब मेरी जो फीस है वो किस पे बेस्ड है? इवेंट पे। या तो अपन दोनों ने क्या डिसाइड कर रखा होगा कि फीस डेट पे फिक्स कर लो सर, इस तारीख के आते ही हम फीस दे देंगे, या आप लोगों ने कहा होगा कि सर इवेंट पे बेस कर लो सर,
4 चैप्टर हुए तो इतनी फीस देनी है, फिर अगले 8 चैप्टर हुए तो इतनी फीस देनी है। और या फिर जैसा अभी चल रहा है कुछ डिसाइडेड ही नहीं है, ठीक है। 3 चीजें ही हो सकती है ना, तो 3 चीजें हैं। तो पहली चीज, अगर अपन लोगों में, अपन दोनों में ड्यू डेट ऑफ पेमेंट सर्टेन है, आपको भी पता है कि मंथ एंड होने पे फीस देनी है, मुझे भी पता है, तो गवर्नमेंट कहती है फिर बात ही क्या है, उस तारीख से पहले पहले क्या इश्यू कर देना, इनवॉइस। आपको मैंने क्या रखा है, पहले 2000 रुपए 31 जुलाई से पहले देना है आपको, तो 31 जुलाई से पहले पहले मुझे उस 2000 का क्या इश्यू करना है, इनवॉइस। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपके और मेरे बीच में इवेंट बेस्ड ड्यू डेट है कि ये इवेंट होते के साथ पैसे ले लेना सर, आधा कोर्स होते ही साथ पैसे ले लेना, तो वो आधे कोर्स होने से पहले पहले क्या इश्यू करना है, इनवॉइस। इधर कल कोर्स होने वाला है तो आज से या उससे पहले तक मुझे इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। क्लियर, ठीक है। और लास्ट, कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है तो फिर गवर्नमेंट कहती है जब वो बच्चा फीस लाए उससे पहले पहले इनवॉइस इश्यू कर दे। समझ में आया? मतलब ऐसा नहीं है पहले पहले, वर्ड एक लैंग्वेज है। आप आज फीस ला रहे हो तो आप इधर फीस दे रहे हो, मैं इनवॉइस दे दूंगा, इश्यू कर दूंगा उसी वक्त, फिर फीस लूंगा आपसे, वही मैटर, वही बात है। लेकिन कहने का मतलब आज फीस दे रहे हो और मैं कहूं रसीद कल ले जाना, तो फिर वो मतलब नहीं रहेगा, रसीद आज या उससे पहले पहले इश्यू करनी पड़ेगी। ठीक है, ये डेट किसकी बता रहा हूं मैं, इनवॉइस की। इस इनवॉइस डेट को फिर पेमेंट से कंपेयर करते हैं, फिर क्या लेते हैं, व्हिचएवर इज अर्लियर। तो फिलहाल वापस बोल रहा हूं, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस में गवर्नमेंट कहती है होगा तो वही व्हिचएवर इज अर्लियर, लेकिन इनवॉइस की डेट जहां पहले कंप्लीशन ऑफ सर्विस के 30 दिन बाद हुआ करती थी, अब इन 3 चीजों पर बेस्ड है। फर्स्ट पॉइंट, अगर पेमेंट सर्टेन डेट पे फिक्स है तो उस तारीख से पहले पहले, इवेंट पे बेस है तो उस इवेंट से पहले पहले, और अगर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है तो एक्चुअल पेमेंट से पहले पहले। क्लियर, ये हुआ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। नेक्स्ट केस लेते हैं। अगला केस ये इंटरेस्टिंग भी है, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ वाउचर। अब बात आती है, पहले तो वाउचर क्या है, फिर ये पॉइंट पढ़ा तो समझ में आया, मजा भी आया आपको। ठीक है, अब टाइम ऑफ सप्लाई वाउचर के केस में क्या बच्चों सुनो, वाउचर क्या होता है। आज की डेट में ये जियो मार्ट, अमेज़न और ये एक्चुअल में जो शॉप्स है, यहाँ आप जाओ, ठीक है, ये ट्रेंड्स वगैरह भी जैसा अपने यहाँ चल रहा था, ट्रेंड्स वगैरह बोलता है कि आप आओ शॉपिंग करो। शॉपिंग होते के साथ वो आपको 1000 का वाउचर पकड़ा देगा। आप कहोगे भैया ये क्या है, वो बोलेगा कि जब आप अगली बार हमारे यहाँ आएंगे तो इस वाउचर को साथ लाइएगा, हम इस वाउचर के बदले आपका 500 रुपए का डिस्काउंट दे देंगे। समझ में आ रहा है? अब तो क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो अब वाउचर मतलब क्या होता है, वाउचर इज अ काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है इन ल्यू ऑफ कैश, जिसे कैश के बदले आपसे ले लिया जाएगा। जितना वाउचर का अमाउंट होगा उतने रुपए से कैश का अमाउंट कम कर दिया जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से सेलर के लिए तो ये सेल हुई, सेलर को पता है ये वाउचर जब अगली बार लाएगा तो 500 रुपए का तो ये वाउचर का माल देना ही है, एक तरह से एडवांस ही आ गया मान लो। खैर उससे अपन को इतना मतलब नहीं है। वाउचर मतलब क्लियर हुआ, वाउचर एक टाइप का कूपन हो गया, जो अपन अपनी देसी भाषा में बोलते हैं कूपन हो गया, जिस कूपन को जब अगली बार दुकान पे लेके जाएंगे तो उतने रुपए के वाउचर से वो बंदा अपना डिस्काउंट कर देगा। अब जितने रुपए का डिस्काउंट करेगा वही वाउचर की वैल्यू कहलाएगी। लेकिन बात आती है उस वाउचर पर जीएसटी कब लगेगा। मेरी बात समझ में आई? वाउचर गवर्नमेंट ने खुद ने कहा वाउचर भी एक इंस्ट्रूमेंट है इन ल्यू ऑफ कैश, मतलब कैश पेमेंट की जगह वाउचर देना भी एक तरह से सेल ही है, सेल ही है तो लगाओ जीएसटी। लेकिन अब बात आती है कि सर वाउचर पे जीएसटी कौन से दिन लगेगा। तो मेरी बात सुनो बच्चों, 2 पॉइंटर ढंग से समझना। पहला केस है, मैंने मेरे सामने वाली दुकान से ही आज कपड़े खरीदे, उन्होंने मुझे 1000 का वाउचर दिया। मैंने कहा क्या करूं, उन्होंने कहा अगली बार आओगे तो डिस्काउंट देंगे ना। तो मैंने कहा अगली बार कहाँ हूं, तो उन्होंने बोला कहाँ मतलब कहाँ हूं, हमारी दुकान पे ही आना, और कोई हमारी दूसरी ब्रांच नहीं है, हमारी दुकान पे ही आना है, हमारी दुकान पे ये वाउचर दिखाना है तो डिस्काउंट मिलेगा। इसका मतलब प्लेस आइडेंटिफाइड है, मुझे मालूम चल गया कहां से इसका फायदा उठेगा। पॉइंट नंबर 2, आपने टाइटन शोरूम से आज एक वॉच खरीदी, उसने भी आपको 2000 का कूपन दे दिया, अगली बार आओगे जब 2000 रुपए डिस्काउंट मिलेंगे। आपने कहा हम तो दिल्ली रहते हैं, हम लोग यहाँ बार बार थोड़ी आते हैं, तो उसने आपको समझाया
कि टाइटन शोरूम की ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया में, आप पूरे इंडिया में कहीं भी इस वाउचर को लेके जाइए, आप उस वाउचर को लेके जाइए, रिडीम होने पे आपको 2000 का फायदा मिलेगा। समझ में आ रहा है दोनों एग्जांपल में डिफरेंस? पहले एग्जांपल में आपको प्लेस पता है कि इसी जगह पे फायदा मिलेगा, और दूसरे एग्जांपल के अंदर प्लेस आइडेंटिफाइड नहीं है। तो अब सुनो, अगर एग्जाम में लिखा हुआ है इफ प्लेस इज आइडेंटिफाइड, वाउचर के केस में लिखा हुआ प्लेस आइडेंटिफाइड है, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर। मतलब आज 15 तारीख है और 15 तारीख को मैंने आपको वाउचर दिया, अब उस वाउचर का फायदा भले ही आप 6 महीने बाद उठाओ, लेकिन गवर्नमेंट कहती है प्लेस एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड है, अगली बार आप मेरी ही दुकान पे आओगे तो जिस दिन मैं आपको वाउचर दे रहा हूं उसी दिन उस वाउचर कोड पर टाइम ऑफ सप्लाई या जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? और अगर टाइटन का शोरूम है तो उस केस में गवर्नमेंट कहती है इफ प्लेस इज नॉट आइडेंटिफाइड, तो उस वाउचर की वैल्यू पर कब जीएसटी लगेगा? डेट ऑफ रिडेम्पशन, उस वाउचर का जिस दिन आप फायदा उठाओगे। बात समझ में आई? फायदा कब उठाओगे? जब नेक्स्ट शॉपिंग करोगे, जब भी आप नेक्स्ट शॉपिंग करोगे तब उस वाउचर पे क्या लगेगा? जीएसटी। और अगर प्लेस आइडेंटिफाइड है तो जिस दिन मैंने वाउचर दिया उसी दिन वाउचर पर जीएसटी लग जाएगा। क्लियर? तो हो गई वाउचर की कहानी खत्म। ये स्पेशल पॉइंट थे, कंटिन्यूअस सप्लाई और सर्विस खत्म, वाउचर खत्म। थर्ड पॉइंट, टोटल 4 पॉइंट है ना। थर्ड पॉइंट है टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ स्मॉल एडवांस अप टू 1000। अब ये क्या पॉइंट है, समझो मेरी बात। मैंने आपको अब तक जो भी वीडियो में टाइम ऑफ सप्लाई में आपको बताया उसमें क्या बोला? जहां पेमेंट पहले होना बच्चों, एक चीज जो रटने की है, अगर पेमेंट की तारीख सबसे पहले हो तो वो क्वेश्चन पढ़ो ही मत। पेमेंट सबसे पहले मतलब सामने वाला खुद कह रहा है हाँ मेरे पास पैसे आ गए, तो सोचना क्या, उसी दिन लगा दो जीएसटी। ठीक है? अब बात आती है, ढंग से समझना मेरी बात, 1000 रुपए तक के एडवांस में गवर्नमेंट ने एक ऑप्शनल रूल दिया। मेरी बात समझो, मेरा कोर्स फॉर एग्जांपल यहां से हटाता हूं मैं, मेरा कोर्स हुआ 30 जून को, मैंने 15 जुलाई को आपको इनवॉइस इशू दे दी, इनवॉइस इशू किया, आपने मुझे अप्रैल में ही पेमेंट कर दिया, तो गवर्नमेंट को इन कोई तारीखों से मतलब नहीं है। गवर्नमेंट कहती है पैसे आ गए लगा दो जीएसटी। समझ में आया? लेकिन अब बात आती है स्मॉल एडवांस अप टू 1000, इसमें क्या है? इसमें गवर्नमेंट ने एक ऑप्शनल रूल दिया। ऑप्शनल क्या, समझो मेरी बात। फॉर एग्जांपल ढंग से समझना, आप आए मेरे पास सीए इंटर के लिए, सीए सेंटर, सीए इंटर जो भी है ढंग से समझना, मेरी फीस थी सीए इंटर की 10,000 रुपए। ठीक है? 10,000 रुपए थी, या 10,000 नहीं 9,500 पड़ता हूं ताकि थोड़ा बैठ जाएगा। 9,500 मेरी फीस है, आपने मुझे 10,000 फीस लाके दे दी, जबकि फीस तो मेरी 9,500 ही है, तो बिल तो 9,500 का ही दूंगा, लेकिन फीस कितनी थी? 10,000। कायदे से मुझे 500 रुपए रिफंड कर देने चाहिए थे, लेकिन अपन दोनों के बीच में क्या बात हुई, सर रहने दीजिए, ये 500 आपके पास ही, ये 500 हमारी तरफ से एडवांस है, जब हम फाइनल में आएंगे तो उसकी रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह आप काट लेना। मैंने कहा ठीक है, ये 500 रुपए आपके जमा रहे। क्लियर हो रहा है? एडवांस मैंने ले लिया आपसे, एडवांस कितने रुपए तक? 1000 रुपए तक। ये एडवांस कितना है? 500 रुपए। इसका मतलब इस 500 रुपए पर ये वाला प्रोविजन लगेगा। समझ में आ रहा है ना? ये क्वेश्चन पॉइंट क्या समझा रहा हूं मैं? मेरा कहने का मतलब है कई बार बायर सेलर को 100, 200, 500, 800 रुपए एक्स्ट्रा दे देता है, और बात ये होती है दोनों पुराने नोन होते हैं, तो बायर कहता है ठीक है आगे एडजस्ट कर लेंगे, चिंता मत करो, मैं कौन सा रिफंड मांग रहा हूं। तो उस केस में गवर्नमेंट कहती है ऐसे केस में 1000 रुपए तक का ही तो एडवांस है, और हम लोगों की तो थिंकिंग क्या है, पैसे आ गए लगाओ जीएसटी। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा 1000 रुपए पे, अभी तो 1000 रुपए का माल भी नहीं बेचा है उसने, फ्यूचर में जब आप फाइनल में आओगे, है ना, फाइनल में जब आओगे तब जाके एडजस्ट होगा, पहले से क्यों एडजस्ट कर रहे हो? तो गवर्नमेंट ने कहा एक काम करो, अगर एडवांस 1000 रुपए तक होता है तो जो अपना नॉर्मल कानून है कि पेमेंट पहले आ गया तो उसी दिन टाइम ऑफ सप्लाई मानो, ऐसा ना करके उस सेलर को ऑप्शनल दे दो, ऑप्शन दे दो कि टाइम ऑफ सप्लाई जो होगा अप टू 1000 रुपए तक का, वो होगा डेट ऑफ इशूइंग इनवॉइस फॉर सच एक्सेस अमाउंट। जब आप फाइनल में आओगे और आपका रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराने आओगे, उस दिन मैं
आपको इनवॉइस कट करूंगा रजिस्ट्रेशन फीस का, तो उस रजिस्ट्रेशन फीस की तारीख जो होगी वो तारीख क्या कहलाएगी? टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर? मेरी बात एग्जांपल से समझना। ये है मेरी फीस 9,500, 10 जुलाई को आप आए थे फीस देने। 10 जुलाई को आपने फीस दी मुझे, फॉर फर्स्ट एग्जांपल 11,000 दी। 11,000 दी तो एडवांस कितना दिया? 1,500। 1,000 से ज्यादा दिया, 1,000 से ज्यादा दिया तो गवर्नमेंट कहती है नॉर्मल कानून, नॉर्मल मतलब टाइम ऑफ सप्लाई क्या कहलाएगा? 10 जुलाई। 10 जुलाई को ही 11,000 पे क्या लग जाएगा? जीएसटी। बात खत्म। एडवांस 1,000 से ज्यादा है। पॉइंट चेंज। पॉइंट है आपने मुझे दिए 10,000 रुपए 10 जुलाई को, तो एडवांस कितना दिया? 500 रुपए, और 1 नवंबर को जाकर आपने सीए फाइनल की रसीद कटाई, तो अब 500 रुपए पर जीएसटी 10 जुलाई को नहीं, कब लगेगा? 1 नवंबर को। क्लियर? ये एक ऑप्शनल रूल है, कब? जब एडवांस 1,000 रुपए तक ही होता है। क्लियर? 3 पॉइंट खत्म। और लास्ट पॉइंट है टाइम ऑफ इनवॉइस, टाइम ऑफ इशूइंग इनवॉइस इन केस ऑफ सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। अप्रूवल क्या होता है? ये आपने स्कूल में बहुत पढ़ा है। सेल ऑन अप्रूवल की एंट्री भी खूब पूछते थे टीचर, और अपन कंफ्यूज भी बहुत होते थे। अप्रूवल बेसिस मतलब मैंने आपको वो किताबें घर पे दी, मैंने फर्स्ट टाइम किताबें बनाई है और किताबें बना के आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी। आपको मैंने सबको बोला है हफ्ता 10 दिन किताब पढ़ लो, अच्छी लगे किताब तो पैसे दे देना, बता देना फोन पे कि सर हम किताब रख रहे हैं, पेमेंट कर देंगे, और अच्छी ना लगे तो लौटा देना। ठीक है? अब पहली किताब है 40 बच्चों को दी है, तो मेरे को पता है 40 में से 30 बच्चे तो लौटाने वाले हैं। ठीक है? अब इस केस में मेरी बात सुनो, अगर गवर्नमेंट मेरे ऊपर जबरदस्ती करे, अरे गुड्स मूवमेंट ऑफ गुड्स है, आपने तो गुड्स दे दिया, लगाओ जीएसटी, तो मैं क्या बोलूंगा गवर्नमेंट को? इतनी ज्यादती भी मत करो, मैंने गुड्स एक्चुअल सेल नहीं है, ये अप्रूवल सेल है। वो हाँ भरेगा तब जाके गुड्स बिकेगा, वो हाँ ही नहीं भरेगा तो सेल कैसी? और वो सेल हुई नहीं, मुझसे आप जीएसटी मांगने आ गए, कल उसने माल वापस कर दिया तो मेरी जेब से तो फालतू का जीएसटी लग गया। गवर्नमेंट को भी दया आई कि जो लोग अप्रूव बेसिस पर माल बेचते हैं, सामने वाला हाँ करेगा तब जाके एक्चुअल सेल होगी, तब उन लोगों से पहले ही जीएसटी ले लेना कि नहीं जीएसटी तो इश्यू ऑफ इनवॉइस और इश्यू ऑफ पेमेंट अर्लियर होता है। तो गवर्नमेंट ने कहा सुनो वापस, अप्रूवल बेसिस पर अगर आप गुड्स बेचोगे तो गवर्नमेंट कहती है वो जो नॉर्मल कानून है वो नहीं लगाएंगे, 3 में से रिचेबल अर्लियर वाला। इसके अंदर गवर्नमेंट क्या कहती है कि अगर अप्रूव बेसिस पे माल बेचा है तो हम वेट करेंगे। अब बात आती है कितना वेट करेंगे उसके हाँ करने का। गवर्नमेंट कहती है टाइम तो बता, तूने किताब बेचने के लिए 1 महीने 2 महीने बच्चे को कितना टाइम दिया है? तो गवर्नमेंट कहती है मैक्स टू मैक्स 6 महीने। बच्चों किताब क्या, पहाड़ भी बेच दो, बिल्डिंग बेच दो, कुछ भी बेच दो, 6 महीने से ज्यादा सामने वाला टाइम ले रहा है कि देख कर बताऊंगा, तो इसका मतलब ये है सेलर बेवकूफ बना रहा है। गवर्नमेंट कहती है दुनिया की कितनी भी महंगी चीज बेच दो, 6 महीने से ज्यादा नहीं चाहिए बायर। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा जिस दिन गुड्स रिमूव हुआ उसके 6 महीने तक वेट करेंगे। तो 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल और डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट। आपने तो पढ़ लिया कि अच्छा 6 महीने तक अब जीएसटी नहीं लगेगा और पैसे तो 10 दिन बाद ही आ गए। गवर्नमेंट कहती तब बेवकूफ मत समझा मैं, पैसे आ गए या 6 months, दोनों में से अर्लियर जो होगा वो टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? वापस बोल रहा हूं, अगर माल अप्रूवल बेसिस पे देते हो तो नॉर्मल कानून नहीं लगेगा। इसमें टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? जिस दिन पेमेंट आया, पेमेंट पहले आ गया तो बात ही खत्म, और पेमेंट नहीं आया तो जिस दिन गुड्स रिमूव हुआ उसके 6 महीने। ठीक है? अच्छा टाइम दे दिया ना गवर्नमेंट ने, 6 महीने और पेमेंट दोनों में से जो अर्लियर है वो टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगा। अब बच्चों ये 8 हो गए टॉपिक, 4 वो 4 ये स्पेशल, अभी और बाकी इस चैप्टर में फिलहाल ये 8 पॉइंट के। अब मैं कुछ क्वेश्चंस पहले भी दिए अभी और दे रहा हूं मैं। ठीक है? ये सारे करो, वापस थ्योरी पढ़ो, वीडियो देखो, और फिर यहां तक समझ में आया तो आगे वाले पॉइंट भी इंटरेस्टिंग लगेंगे, नहीं तो इसी में डाउट रहेगा तो डिफिकल्टी आएगी, और डाउट हो तो पूछो। ठीक है?